हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स ब्रो। मैं हूं वैभव अग्रवाल और यहाँ चल रहा है हमारा क्लास 11 की यूनिट 1 का टॉपिक, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चे, ये है डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर 4। पहले के 3 लेक्चर्स में मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन टू डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस क्या होते हैं, 40-45 क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस निकालना सिखाया था फर्स्ट के 2 लेक्चर्स में। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने आपको समझाया था व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इतने सारे जो हमने डायमेंशंस निकाले थे उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या यूजेस हैं, वो एप्लीकेशंस हमने बताए थे। तो जल्दी से ज़रा बता दीजिए कि डायमेंशन एनालिसिस के क्या 3 एप्लीकेशंस होते हैं प्यारे। पहला, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। कोई भी क्वांटिटी उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, डायमेंशंस की हेल्प से कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। क्या मतलब है, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और तीसरी एप्लीकेशन है, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन डिराइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या मतलब है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल बच्चे, अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं पढ़े हैं, अगर आपका डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है नहीं पता है, तो जल्दी से पहले के 3 लेक्चर्स अटेंड करके आ जाइए, ताकि ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ सके। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और अगर आपको वो सारे डायमेंशंस आते हैं, डायरेक्ट इस लेक्चर पे आना है जिसमें हम आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझाने वाले हैं। तो स्टार्ट कर दीजिए। फिलहाल बच्चे, चलिए हम इस लेक्चर पे चलते हैं। इसमें मैं आपको डायमेंशन के सेकेंड एप्लीकेशन समझाने वाला हूँ कि हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, जो हम एक प्रिंसिपल की हेल्प से फाइंड करेंगे, जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है ये प्रिंसिपल और ये कैसे करेक्ट कैसे फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करेंगे, वो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। उससे पहले कुछ मैं आपको समझा दूं। बच्चे, जैसे बताइए मुझे ज़रा कि अगर कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखें आपको आते हैं नहीं आते हैं। बताइए बच्चे ज़रा कि 5 मीटर प्लस 3 मीटर क्या होता है? आता है आपने? अरे सर, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो बता दो, कितना? 8 मीटर। अच्छा बताइए ज़रा 10 ग्राम माइनस 4 ग्राम कितना होता है? अरे सर, क्या पढ़ा रहे हो? अच्छा चलो बता दो भैया, समझ आ रहा हूँ कि इससे क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ। 10 ग्राम माइनस 4 ग्राम होता है 6 ग्राम। अच्छा चलो बताओ कि 5 मीटर प्लस 2 ग्राम कितना होता है? कर सकते हो इसे ऐड? 5 मीटर प्लस 2 ग्राम। बोले अरे सर बहुत इजी, 5 प्लस 2 7, और एम और जी एम जी। बोले 5 मीटर प्लस 2 ग्राम इज इक्वल टू 7 mg। अरे ये हो सकता है? जी नहीं। बोले सर क्यों नहीं हो सकता, बताइए ज़रा क्यों नहीं हो सकता? बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सर इधर मीटर लिखा है, इधर ग्राम लिखा है। ये जो यूनिट है ये लेंथ की है, और ये जो यूनिट है ये मास की है, और ये जो यूनिट है ये मास की है। सर कोई भी 2 क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उन दोनों की यूनिट सेम हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख देता कि 5 मीटर माइनस 2 ग्राम, तो क्या ये 3 हो जाता? क्या ये 3 मीटर या 3 ग्राम कुछ हो जाता? नहीं। पहली बात, इसको माइनस कर ही नहीं सकते। किसी भी क्वांटिटी को प्लस या माइनस करने के लिए चाहिए कि उन दोनों की यूनिट सेम हो। जैसे यहाँ देखिए, इन दोनों की यूनिट सेम है तभी माइनस कर सकते हैं, यूनिट सेम है तभी प्लस कर सकते हैं। और तो और जो इन दोनों की यूनिट है, आंसर जो आता है उसकी भी वही यूनिट होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए मीटर है तो मीटर आया, ग्राम है तो ग्राम आया। यहाँ पे देखिए मीटर है ग्राम है तो ये मीटर नहीं। पहली बात तो माइनस ही नहीं कर सकते, और यूनिट सेम होगी तो इधर भी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी हो सकती हैं जब उनकी यूनिट सेम है, LHS में भी और RHS में भी। कह लो या तो यूनिट सेम होनी चाहिए, और बेटा अगर यूनिट सेम है तो क्या भी सेम होगा दोनों तरफ?
डायमेंशन। ऑब्वियसली जैसे ये देखिए ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है तो इसके डायमेंशन क्या होंगे L, इसके डायमेंशन क्या होंगे L, तो जो आंसर आएगा उसके भी डायमेंशन क्या होंगे L, ठीक है ना। तभी हम उन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्ट फॉर्म्स द बेसिस हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। एंड दिस प्रिंसिपल, ये एक तरीके का प्रिंसिपल बन गया जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी एक गिवन फिजिकल इक्वेशन तब ही करेक्ट होगी जब उसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उन सारे टर्म्स की LHS और RHS दोनों तरफ क्या सेम होनी चाहिए, डायमेंशंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की स्टेटमेंट ऐसे बन जाती है कि इट स्टेट्स दैट अ गिवन फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट ओनली इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो समझ पा रहे हैं, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की स्टेटमेंट है और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से ही हम कोई भी इक्वेशन अगर हमें दे रखी है तो हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन दे दी v = u + at और आपको चेक करना है कि बताइए ये इक्वेशन सही है या नहीं है डायमेंशनली। बोले अरे सर ये तो हमें पहले से पता ही, सर ये बिल्कुल सही है, इसकी क्या ज़रूरत है डायमेंशन की हेल्प से, हमें पहले से आता है। जी हाँ, कई इक्वेशन ऐसी हैं जो आपने बचपन में पढ़ रखी हैं, वो तो आप बिना देखे बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं कोई नई इक्वेशन लिख दूं, मैं इस तरीके से लिख दूं कि fs = ½ mv² - ½ mu² और आपसे कहूं कि बताइए कि इक्वेशन सही है या नहीं, या इस तरीके से लिख दूं h = r(ρg)/2t cos θ और कहूं कि बताइए ये इक्वेशन सही है या नहीं, तो क्या ये अभी और भी बहुत सारी लिखने वाला हूं कि जो आपने आज तक पढ़ी नहीं है, क्या वो बिना समझे बता सकते हैं अपने मन से कि वो सही है या नहीं है? नहीं। लेकिन कैसे बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? डायमेंशंस की हेल्प से। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक शब्द का मतलब समझिए जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो हम निकाल सकते हैं। इसका अपना एक मतलब है, यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ टू चेक द गिवन फिजिकल इक्वेशन विल बी करेक्ट और नॉट। क्या बोल रहे हैं, कैसे करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो फाइंड कर सकते हैं। इसका अपना एक मतलब है, वो इस टॉपिक के सबसे लास्ट में बताऊंगा, जो इसकी ड्रॉबैक भी है। फिलहाल डायमेंशन की हेल्प से कैसे बता सकते हैं कोई इक्वेशन सही है या नहीं, वो मैंने आपको बताया कि कोई भी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से तब ही सेम होगी जब उसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और तो और जो आंसर आ रहा है उसकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। अगर इन तीनों की डायमेंशन सेम है तो हम कहेंगे ये गिवन फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। सिर्फ ये मत लिखना कि करेक्ट है, क्या डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब बाद में। ऐसे ही ये इक्वेशन चेक करने के लिए यहाँ एक ये टर्म और ये टर्म पूरी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो सब्ट्रैक्ट सिर्फ तभी हो सकता है जब इन दोनों की यूनिट कह लो या डायमेंशन सेम हो, और तो और जो आंसर आए उसकी भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, कोई भी इक्वेशन को चेक करना कि सही है या नहीं। देखिए प्यारे, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले बेसिक करेंगे, फिर मीडियम, फिर एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे। प्यारे, जैसे ये क्वेश्चन आपको चेक करनी है डायमेंशनली कि ये सही है या नहीं है, डायमेंशन की हेल्प से। तो क्या अभी मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं, RHS में ये और ये टर्म ऐड हो रही हैं, तो इन दोनों के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए और इसके भी डायमेंशन इन दोनों के इक्वल होने चाहिए। तो हम डायमेंशन निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि सबके सेम हैं या नहीं है। तो डायमेंशन निकालते हैं सबसे पहले v के, ठीक है। v के डायमेंशन बताइए। इधर v फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? अरे याद है? नहीं याद है तो निकाल लो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, L/T यानी LT - 1, ठीक है।
ऐसे ही यहाँ पे आया फिर u खुद एक वेलोसिटी है, ये फाइनल थी ये इनिशियल थी, हैं तो दोनों वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी के भी क्या होंगे एल टी माइनस 1। ऐसे ही ए टी पे आ जाए, नेक्स्ट टर्म है a इंटू टी, वेयर a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। एक्सेलरेशन के याद है, एक्सेलरेशन बेटा डायमेंशंस यहाँ पे याद होने चाहिए जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, नहीं तो बड़ी क्वांटिटी हैं जिसके याद नहीं है तो उसी समय जल्दी से निकाल के रख देंगे। फिलहाल एक्सेलरेशन के तो याद होने चाहिए, क्या होते हैं एल टी माइनस 2 और टाइम के इंटू टाइम के टी का मतलब टी की पावर 1। तो बेटा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -2 + 1, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1। अरे ये देखिए तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम दस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली ये बिल्कुल सही है, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही जल्दी से पॉज करके ये अपने आप करने की कोशिश करिए, उसके बाद वापस से आइए और देखिए। जैसे बेटे यहाँ देखिए यहाँ कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं, एस ये टर्म ऐड हो रही हैं और रिजल्ट ये आ रहा है, तो एक s लेंगे, एक ut लेंगे और एक हाफ at² लेंगे। इन तीनों के तीन टर्म्स के डायमेंशन निकालेंगे। चलिए s क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन एक तरीके की लेंथ है तो l हो जाएंगे। u और t है, u इनिशियल वेलोसिटी के lt-1 और टाइम के t। बेटा ये क्वेश्चंस तभी हम जल्दी कर पाएंगे जब बेसिक डायमेंशंस हमें याद होंगे। तो यहाँ देखिए t-1 और t+1 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ l। ऐसे इस पे आइए, बताइए t के डायमेंशन क्या होंगे, टाइम के t होते हैं उसका स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन के lt-1 और हाफ के, बेटा हाफ तो एक सिंपल नंबर है और इस नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होते, तो इसके डायमेंशन आप बात ही नहीं करेंगे, लिखेंगे ही नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये मैंने गलत लिख दिया था, एक्सेलरेशन के क्या होते हैं lt-2, तो t-2 t+2 कट गया, क्या बचा l। तो देखिए तीनों के डायमेंशन सेम है तो यहाँ लिख देंगे सिंस द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ द साइड्स आर सेम दस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है। अच्छा बोले बच्चे कि सर यहाँ पे आप m और t नहीं लिख रहे हो। सर पहले आपने बताया था अगर m और t नहीं आता है तो उसकी पावर 0 लिखनी चाहिए, t नहीं आ रहा है तो पावर 0 लिखनी चाहिए। हाँ लिखनी चाहिए, लेकिन तब जब हम किसी के डायमेंशंस आपसे पूछे गए मेंशन करने हैं। लेकिन बेटा यहाँ सवाल डायमेंशंस निकालने का, मेंशन करने का नहीं, सिर्फ चेक करने का, कंपेयर करना है, तो ये फालतू में लिखने की क्या ज़रूरत है। l l l सेम आ रहा है, कह दो डायमेंशनली सेम, करेक्ट है क्वेश्चन। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे आए। अच्छा ये इस तरीके से बेटा यहाँ पे f क्या चीज़ होती है, बोले सर हमें कैसे पता चलेगा, ये क्या क्वेश्चन में दे रखा होगा कि f से क्या डिनोट हो रहा है, s से क्या डिनोट हो रहा है, m से क्या डिनोट हो रहा है। जी नहीं, जो बेसिक इक्वेशंस हैं जो आप पहले बचपन में पढ़ी थी, बचपन मतलब 9th 10th वगैरह में पढ़ी थी, ऐसी इक्वेशन में जो सिंबल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में मेंशन हो कि f से क्या डिनोट हो रहा है, फोर्स हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो आपके लिए नई हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़ी हैं। हाँ उन क्वेश्चन में ज़रूर वो क्वांटिटी क्या डिनोट कर रही है वो मेंशन्ड होगा, ताकि आप उसकी हेल्प से आप उसके डायमेंशन लिख सकें। फिलहाल यहाँ पे देखिए किस किस के डायमेंशन चेक करेंगे। देखिए ये पूरी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए और रिजल्ट जो आ रहा है उसके डायमेंशन तो हम लिख लेते हैं, एक fs के, फिर हाफ mv² के और फिर हाफ mu² के। चलिए देखते हैं f इंटू एस में फोर्स के क्या डायमेंशन होते हैं, जल्दी याद करो। फोर्स के ml-2 ml-2 वर्क के ml2t-2 फिलहाल फोर्स के ml-t-2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो ये क्या बन गया m l की पावर 1, l की पावर 1 बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी तो m की पावर तो 1 रहेगी, जबकि l की पावर 2 और t की पावर -2। ठीक है। यहाँ बताइए हाफ के डायमेंशन कुछ नहीं लिखेंगे, m के मास के क्या होते हैं m, जबकि वेलोसिटी के जी हाँ lt-1। बहुत सिंपल बातें चल रही हैं प्यार वाली, तो देखिए इसका स्क्वायर लगाना मत भूल जाना। तो ये m तो वैसे ही रहेगा, जबकि l की पावर भी 2 और t की पावर -2। चलो आगे बढ़ते हैं, हाफ के कोई डायमेंशन नहीं,
एम और इनिशियल वेलोसिटी के LT माइनस 1 का स्क्वायर। तो फिर से जब ये करेंगे तो ML2T माइनस 2। अरे तीनों डायमेंशन सेम आ गए तो आप लिख दोगे सिंस द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स आर सेम दस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बेटा स्टेटमेंट लिखना भी बहुत ज़रूरी है, तो पूरी स्टेटमेंट लिखिए। और प्यारे ये सारे क्वेश्चंस मैं जो अभी करा रहा हूँ इसका एक तरीका है, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है सामने, पहले पॉज करिए, अपने आप करिए, फिर प्ले करके चेक करिए सही करा है या नहीं करा है, तभी ये वीडियो लेक्चर देखने में मज़े आएंगे। फिलहाल प्यारे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके प्यारे, अगला क्वेश्चन ये है कि ये गिवन एक इक्वेशन है, ये लैम्डा लिखा है, लैम्डा से डी ब्रॉय वेवलेंथ डिनोट होती है, इसका फॉर्मूला है जहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है, v वेलोसिटी है। वी हैव टू चेक कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। प्यारे पहली बात तो ये कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि ये डी ब्रॉय वेवलेंथ है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेकिन ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वेल नोन फॉर्मूला है, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे क्वेश्चन में एग्जाम में आपको ये लिख के दें कि ये वेवलेंथ है और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो आप ये याद कर लीजिए वेवलेंथ और प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी हमें अगर चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ पे RHS और LHS में दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो प्यारे चलिए पहले लैम्डा के डायमेंशन निकाल लें। बोले अरे सर वेवलेंथ के क्या डायमेंशन होंगे? सर वेवलेंथ तो पढ़ा या नहीं बेटा, लेकिन वेवलेंथ 9th क्लास में तो आप पढ़ते आ रहे हो ना कि वेवलेंथ क्या चीज़ होती है। 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि जैसे कोई भी इस तरीके से वेव होती है, वेव ऐसे चलती है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट हुई तो एक कंप्लीट साइकिल आधा ऊपर और आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, एक कंप्लीट साइकिल चलने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। तो इस हिसाब से अपने आप बता दो कि वेवलेंथ के डायमेंशन क्या होंगे। ये कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस चला उसे वेवलेंथ, अरे डिस्टेंस के डायमेंशन L होते हैं, तो यहाँ पे L लिख दिया। चलिए फिर आई बात H की। अरे H अलग अलग नहीं निकालोगे, H M के डायमेंशन H अपॉन MV के एक साथ निकालोगे कि इसके डायमेंशन क्या होंगे। ऑब्वियसली इस पूरे के बराबर होने चाहिए। अगर प्लस में कुछ और यहाँ होता जैसे A, तो इस पूरे के A इंटू बी अपॉन सी होता, तो इस पूरे के बराबर होने चाहिए थे। फिलहाल अभी नहीं है, ये पूरे के आप निकालिए। बोले सर प्लैंक्स कांस्टेंट H के डायमेंशन, बोले सर वो तो याद ही नहीं है। हाँ बेटा हो सकता है याद नहीं हो, तो कोई बात नहीं है। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला याद है प्लैंक्स कांस्टेंट का, क्या था बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट इस फॉर्मूले में आता है E इक्वल टू एच न्यू। तो H का फॉर्मूला होता है E अपॉन न्यू, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो जल्दी से निकाल लो ना, एनर्जी के ml2t माइनस 2 और फ्रीक्वेंसी t माइनस 1। तो ये ऊपर जाके t माइनस 1 का t प्लस 1 बनेगा, तो ये माइनस 1 बन जाएगा। तो ml2t माइनस 1 प्लैंक्स कांस्टेंट, मास का m और वेलोसिटी के LT माइनस 1। तो बेटा m से m कट गया, t माइनस 1 से t माइनस 1, और L से दो L हैं, एक कट जाएगा, सिर्फ एक L बचेगा। अरे डायमेंशन दोनों के तरफ सेम आ रहे हैं, इसके और इसके, इसका मतलब इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएँ। क्या यहाँ पे आपको जनरल सिंबल्स के मतलब मालूम है क्या है? पता होने चाहिए। V से वेलोसिटी, R से ऑब्वियसली रेडियस वगैरह रहा होगा, M से मास रहा होगा, और G से, कैपिटल G से क्या डिनोट होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा प्यारे, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम निकालें तो ज़रा करिए, अपने आप पॉज करके करिए, निकालिए। ठीक है बेटा, चेक करिए। अच्छा एक बात और, बोले सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? सर ये डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है? सर ये तो एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे प्यारे यहाँ इस चैप्टर में ये एक्सप्लेन करने नहीं आए हैं कि ये क्या है, कहाँ से आया फॉर्मूला, ये कहाँ से आया, ये क्या चीज़ होती है। यहाँ सिर्फ आपको फॉर्मूले दे दिए गए हैं और प्रैक्टिस करनी है ये चेक करने की कि वो इक्वेशन सही है या नहीं है। इसलिए दिमाग में ये क्वेश्चन मत लगेगा सर ये क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है। चलिए इस फॉर्मूले पे आ जाइए। तो इसके और इस पूरे के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो पहले निकालिए डायमेंशन ऑफ V। अरे ये तो पता ही है क्या, LT माइनस 1 वेलोसिटी के। अभी निकालेंगे 2gm अपॉन
आर के डायमेंशन, ठीक है, पूरे पूरे 2gm। अच्छा, रूट कौन लगाएगा भैया? रूट लगाना मत भूलो। रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब है पावर 1/2। फिलहाल चलिए 2 के डायमेंशन डालिए, कोई नहीं। अब बात आई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोले सर वो तो याद ही नहीं है। ओके बेटा, मुझे भी हो जाता है कभी, सारे डायमेंशन 40 बजा थोड़े ना याद रखने वाले, लेकिन फॉर्मूला याद है मुझे, आपको भी याद होगा तो जल्दी से बताइए। फॉर्मूला होता है gm1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर में g का फॉर्मूला होता है f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो जल्दी से निकाल लीजिए। फोर्स के mlt-2, डिस्टेंस के स्क्वायर के l स्क्वायर और मास इंटू मास m इंटू m से ये कट गया, तो ये m ऊपर जाके m-1 L3t-2। जल्दी से यहाँ डाल दीजिए m-1 L3 और t-2, ठीक है। उसके बाद m है मास के m और r से रेडियस, रेडियस एक तरीके डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के l। तो बेटा m की पावर -1 और +1 कट गई है ना, ऐड करेंगे -1 + 1 0 हो जाएगा, और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 हट गया। बेटा यहाँ पे l है, ऊपर 3 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा L2, ठीक है, और t-2। अरे डायमेंशन सेम आ रहे हैं क्या दोनों तरफ? इसके Lt-1, इसके L2t-2, तो ये इक्वेशन सही नहीं है। अरे प्यारे, कर दी ना गड़बड़ प्यारे, रूट नहीं लगाया। रूट का मतलब आप यहाँ लिख देंगे पूरे की पावर 1/2, 1/2, 1/2 करिए। यहाँ पे 2 की पावर 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। t की पावर -2 की 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा t-1। अब देखिए दोनों तरफ डायमेंशन सेम है, यानी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। बोले अरे सर सारी ही करेक्ट आ रही हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल, ठीक है प्यारे। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन बोल रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t = 2π√L/g। यू हैव टू चेक द डायमेंशन कि इसके सही है या नहीं है। तो एक ये और इधर पूरा ये एक ही एक टर्म है दोनों तरफ, तो इन दोनों को चेक कर लीजिए। चलिए t के डायमेंशन निकालें। t टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड यानी एक तरीके का टाइम है, और टाइम के डायमेंशन किससे डिनोट होते हैं? t से। अरे ये देखिए ज़रा, इसका सिंबल भी टाइम पीरियड का कैपिटल T होता है, और जबकि उसके डायमेंशन भी कैपिटल T ही होते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ये डायमेंशन है, ये इसका टाइम पीरियड का सिंबल है, दोनों t का मतलब अलग अलग है। फिलहाल दूसरी तरफ आओ, 2π√L/g। चलो पॉज करके जल्दी से निकालो और फिर चेक करो। ओके, तो 2 के क्या डायमेंशन होते हैं? कुछ नहीं। पाई भी तो एक सिर्फ प्योर नंबर है प्यारे, प्योर नंबर के भी तो डायमेंशन नहीं होंगे, तो इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होंगे। फिर L से लेंथ है। अच्छा, इसमें इसने ये तो बता दिया था कि T से टाइम पीरियड है, बाकी चीज़ें नहीं बताई। तो बेटा बाकी चीज़ें कई बार आप लोगों को अपने आप अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। इट इज़ अंडरस्टूड कि L से लेंथ होती है और G से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो प्यारा कि यहाँ पे हो गई L, लेंथ की क्या डायमेंशन हो गई? L, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरीके की एक्सेलरेशन जिसकी डायमेंशन Lt-2 एक्सेलरेशन की। और होल की पावर नहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे? लगाओ पावर क्या? 1/2। तो बेटा L से L कट गया, t की पावर -2 ऊपर जाएगी, तो ये t की पावर 2 हो जाएगी, और उसकी होल पावर 1/2 है, तो 2 से 2 कट के क्या हो गया? t। अरे दोनों तरफ डायमेंशन सेम आ गए, यानी दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है प्यारे, अभी ये समझिए बार बार बोल रहे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। बोले सर इसका क्या मतलब है? बच्चे इसका मतलब ये है कि आप सोचिए, एक्चुअली मैं बताऊं कि आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि एक पेंडुलम होती है, उसे अगर इस तरीके से छोड़ दिया जाए यहाँ से, तो ये पूरा यहाँ तक जाएगी और वापस आएगी। पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है, जिसमें L का मतलब होता है उसकी लेंथ, और ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो आगे के चैप्टर्स में डिराइव भी कराया जाएगा। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला एग्जिस्ट होता है,
लेकिन प्यारे आपने ये तो चेक कर लिया कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब आप समझिए अगर क्वेश्चन ये आ जाता t = 3π√L/g और फिर अगर आप इसके डायमेंशन चेक करते इधर और इधर, तो बताइए दोनों तरफ डायमेंशन सेम आते कि नहीं आते? ऑब्वियसली डायमेंशन सेम आते, क्योंकि यहाँ 2 या पाई के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ना इसका डायमेंशन है ना इसका। तो चाहे आप यहाँ 2 कर दीजिए, चाहे 3 कर दीजिए, चाहे 10 कर दीजिए, इसके डायमेंशन होते ही नहीं है। सिर्फ √L/g के डायमेंशन निकाल के हमेशा t ही आएगा, तो इसके भी डायमेंशन t ही आएंगे, इसके तो t होते ही होते हैं। तो ये इक्वेशन बताइए, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, डायमेंशनली करेक्ट आएगी, क्योंकि इधर भी t है इधर भी t है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली कोई ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है? कोई दुनिया में ऐसा फॉर्मूला है टाइम पीरियड का? नहीं है। एक्चुअल तो फॉर्मूला सिर्फ यही है, यानी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम ये तो बता सकते हैं कि दोनों तरफ डायमेंशन सेम है या नहीं, यानी वो इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है या नहीं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि प्रैक्टिकली ऐसी कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। जैसे v = u+at होता है, तो इस तरफ तीनों के डायमेंशन इक्वल आएंगे और ये क्वेश्चन सही होती भी है। लेकिन बेटा अगर इसकी जगह मैं ऐसे कर दूं 3v = ½ u+at, तो बताओ तीनों तरफ डायमेंशन सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, बिल्कुल सेम आएंगे। इधर भी सिर्फ वेलोसिटी है, इधर भी सिर्फ वेलोसिटी है, और इसके भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर आएंगे। देखिए यहाँ v की जगह 3v कर दिया, तब भी डायमेंशन इसके वेलोसिटी के बराबर ही रहेंगे। तो डायमेंशनली तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी, बट प्रैक्टिकली क्या ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है? ऐसी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? नहीं होती है। तो बेटा यही डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक है, जो हम आगे जाके ड्रॉबैक्स में डिटेलिंग फिर से करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन को डायमेंशनली तो पता लगा सकते हैं, सही है नहीं, प्रैक्टिकली नहीं पता चल लगा सकते, इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कि द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट या डायमेंशनली इनकरेक्ट। फिलहाल चलिए आगे बढ़िए। इक्वेशन बेटा यहाँ पे कह रहे हैं हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज गिवन बाय दिस, वेयर टी इज सरफेस टेंशन। यहाँ पे कैपिटल टी टाइम पीरियड था, जबकि यहाँ टी से सरफेस टेंशन है और रो से डेंसिटी है, वाइल अदर सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग्स। यूजुअल मीनिंग्स मतलब आर से रेडियस, जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा से एंगल। अब ये मत पूछने बैठ जाना कि सर कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, पूरा एक चैप्टर है। सरफेस टेंशन क्या होती है, पूरा चैप्टर है, उसमें डिटेलिंग होती है। फिलहाल अभी सिर्फ चेक करना है कि ये सही है डायमेंशनली या नहीं। तो इस पूरे के डायमेंशन और इस पूरे के डायमेंशन आप निकालिए। चलिए h के, h तो हाइट है, तो हाइट एक तरीके की लेंथ होती है। पॉज कर दो और अपने आप करो, फिर चेक करो। हाइट एक तरीके की लेंथ होती है, तो इसके l। RHS में क्या है, r रो जी अपॉन 2t cos थीटा। ठीक है, चलिए एक एक करके डायमेंशन डालिए। r के, रेडियस के, जी हाँ l। ठीक है, डेंसिटी के, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम के l अपॉन वॉल्यूम करेंगे l3, तो ये हो जाएगा l-3 फिलहाल। ठीक है, फिर आइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, एक्सेलरेशन के lt-2। ठीक है, अपॉन 2 के कोई डायमेंशन नहीं, t के t, अरे रे 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 भैया t से टाइम नहीं है, t से सरफेस टेंशन है प्यारे। सरफेस टेंशन के क्या डायमेंशन होते हैं वो डालिए। सरफेस टेंशन बोले सर याद नहीं, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद करो सरफेस टेंशन का मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से निकाल लो फोर्स के mlt-2, लेंथ के l से l कट गया, क्या आ गया mt-2। और cos थीटा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसका फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह वगैरह। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कोई डायमेंशन नहीं होते, वो रेशियो होता है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ कट जाती है, तो इसके कोई डायमेंशन नहीं होते, 1 लिख दो। चलो फिलहाल सॉल्व करते हैं बेटा, एक m से m कट गया। ठीक है, l यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर -3, यहाँ पावर फिर से 1। t यहाँ आ रहा है -2 और ये -2 ऊपर जाके +2। ठीक है, ये सीधे यहाँ से ऐसे ही काट देते, ये तो कट गया, हटाओ। तो ये कितना आ गया, l की पावर 2 - 3 -1। अरे
ये L आ रहा है, ये L-1 आ रहा है, दोनों तरफ डायमेंशन अलग अलग हैं, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। आखिरकार पहला क्वेश्चन आ गया जिसमें दोनों तरफ डायमेंशन सेम नहीं है। तो प्यारे ये फॉर्मूला तो सही नहीं है। क्या आप कोई अंदाज़ा लगा के ये बता सकते हो कि अगर हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला ये नहीं होता तो क्या होता है? क्या होता है? सोचो, इधर L आ रहा है और इसके डायमेंशन L-1 आ रहे हैं। अगर इस L-1 को उल्टा कर दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो ये L बन जाएगा LHS की तरह। इसका मतलब शायद अगर आप देखिए H का फॉर्मूला एक्चुअली यानी क्या हो सकता है, अगर इसे उल्टा कर दें तो देखिए इधर भी L-1 की जगह L बन जाएगा, यानी फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन r रो जी होता होगा। ठीक है, वाकई में हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब का यही फॉर्मूला होता है, 2t cos थीटा ऊपर आता है, r रो जी नीचे आता है। ओके प्यारे, उम्मीद है बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, मज़े आ रहे होंगे। बेटा ये क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, जो क्वेश्चंस आप लोग अपने आप करेंगे तो और मज़े आएंगे। फ़िलहाल असाइनमेंट के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा अपनी गुरुकुल क्लासेस की ऐप का आपकी, जिसमें ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आप असाइनमेंट्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़िलहाल बेटा वो जो ऐप है उसमें असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं, और आप चैप्टर्स के फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं चैप्टर ख़त्म करने के बाद। फिलहाल प्यारे आगे आ जाइए। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इस ये थोड़े अलग तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक हमने क्या करना था, कोई एक इक्वेशन दे रखी थी, उसे चेक करना था कि वो सही है या नहीं। अभी इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हमें मालूम होंगी और कुछ क्वांटिटी की डायमेंशंस वो पूछेंगे कि निकाल के बताइए। जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन दे दी, बोले डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t से टाइम डिनोट हो रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो x से डिनोट हो रहा है, तो कह रहे हैं a, b और c के डायमेंशंस निकालिए। तो आप देखिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा है, इसके आगे थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। AT² प्लस BT प्लस C दे रखा है, कह रहे हैं A, B, C के डायमेंशन निकालिए। तो बेटा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो ये कहता है कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगी जब उसमें सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे। तो यहाँ इक्वेशन दे रखी है कि ये इक्वेशन है का मतलब हम ये मान लेते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट है तो इसके और इसके डायमेंशन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी AT² के डायमेंशन BT के बराबर होने चाहिए और BT के C के, यानी इन तीनों के डायमेंशन बराबर होने चाहिए और इन तीनों के इसके बराबर होने चाहिए। यानी बताओ AT² के डायमेंशन किसके बराबर होने चाहिए? बजाय BT बजाय C के लिखने के ऐसा लिख दो AT² के x के बराबर होने चाहिए, ऐसे BT² के भी x के और C के भी x के बराबर होने चाहिए। तो बेटा अगर AT² के डायमेंशन x के बराबर हैं, विच इम्प्लाइज दैट A के, जिसके डायमेंशन हमें निकालने हैं, यहाँ A एक्सेलेशन नहीं है, A अननोन है, जिसके डायमेंशन हमें निकालने हैं, तो A के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? x अपॉन T² के, x अपॉन T² के। तो लो डायमेंशन डाल दो यहाँ पे x के और T² के। बताइए ज़रा x के क्या डायमेंशन होंगे? x एक तरीके की क्या है? डिस्टेंस, तो इसके हो जाएंगे L और टाइम के T², तो क्या बन गया? LT-2। देखिए कितना सिंपल। बताइए BT के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? C के बराबर लिख सकते थे, लेकिन C के तो हमें खुद नहीं पता, तो हम BT के x के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं BT के डायमेंशन ऑफ BT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो फिर b के डायमेंशन, बच्चे इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके t जो है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए b के डायमेंशन निकालने के लिए इन दोनों का डायमेंशन डाल दीजिए। बताइए b x के क्या डायमेंशन होते हैं? डिस्टेंस के l और टाइम के t, तो क्या बन गया? LT-1। ये b के डायमेंशन आ गए। और अब C के बताइए डायमेंशन ऑफ C के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? जी हाँ, वो भी x के बराबर होंगे और x के एक तरीके की लेंथ है, तो इसके डायमेंशन हो गए L।
तो ये लीजिए सी के ये डायमेंशन आ गए, ए के ये डायमेंशन आ गए और बी के ये डायमेंशन। बात समझ पा रहे हैं? सिंपल से फॉर्मूले हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन्स में भी ये इस तरीके के आते हैं और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। जितना मज़ा इस चैप्टर में है बहुत ही स्कोरिंग है, आसानी से समझ पा रहे हैं, आसानी से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी करिएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ए अपॉन बी के डायमेंशन निकालो, तो ए और बी अननोन है, एफ एक्स और टी क्या होता है वैसे तो क्वेश्चन में मैंने दे दिया, बट कई बार एग्जाम में हो सकता है ना दें, तो ये अंडरस्टूड है कि एफ से फोर्स है, एक्स से डिस्टेंस होगा बेटा, एक्स वाई जेड से जनरली डिस्टेंस ही डिनोट होता है, एक्स से एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई से वाई एक्सिस के अलोंग का डिस्टेंस और जेड से जेड एक्सिस के अलोंग का डिस्टेंस डिनोट होता है, और टी से टाइम। फिलहाल चलो यहाँ पे हमें ए और बी के डायमेंशन निकालने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एफ इस पूरे और इस पूरे के डायमेंशन सेम होने चाहिए। इसके डायमेंशन किसके बराबर? एफ के, और इसके डायमेंशन भी किसके बराबर? एफ के। तो हम लिखते हैं ए अंडर रूट एक्स के डायमेंशन किसके बराबर? एफ के। ऐसे ही बी टी स्क्वायर के डायमेंशन किसके बराबर? जी हाँ, एफ के। अब चलो पॉज करके अपने आप करो, ए और बी के डायमेंशन निकालिए, चेक करिए प्यारे। यहाँ पे ए के डायमेंशन अगर देखने हैं तो ये अंडर रूट एक्स नीचे आएगा, ये बन जाएगा एफ अपॉन अंडर रूट एक्स। चलो एफ के डायमेंशन डालो फोर्स के, तो अब रटी गए होंगे एम एल टी माइनस 2 और रूट एक्स के एल, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के एल और ये रूट में। बेटा रूट का मतलब क्या है? पावर 1/2। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे पावर 1 है, नीचे 1/2 है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2, और टी की पावर -2, और m यहाँ है ही, तो ये ए के डायमेंशन हो गए। अब चलिए बी के डायमेंशन कैसे निकालें? बी के लिए आपको ये टी स्क्वायर नीचे ले जाना होगा, ठीक है, एफ के एम एल टी -2 और टाइम के टी स्क्वायर। ये आपका T2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और -2 से -4 बन जाएगा, तो ये बन गया एम एल टी -4। तो बेटा ये ए हो गया, ये बी होगा, डायमेंशन निकाल लिया आपने। यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना, आगे भी निकालना है। ए और बी के नहीं निकालने थे, ए अपॉन बी के निकालने हैं, तो आप यहाँ करोगे ए अपॉन बी के डायमेंशन, ए अपॉन बी के डायमेंशन, ऊपर ए के लिख दो, नीचे बी के लिख दो। ए के हैं एम एल की पावर 1/2 और बी के एम एल टी -4। बेटा एम से एम कट गया, ये 1 है ऊपर जाएगा बेटा, तो ये 1/2 -1 हो जाएगा, और t ऊपर जाएगा -2, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया l की पावर माइनस और t की पावर 2। ये आ गया आपका डायमेंशन a अपॉन b के, जिसमें आप m⁻0 भी लगा सकते हैं। ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं a इंटू बी के डायमेंशन निकालिए, जबकि वेयर P क्या डिनोट कर रहा है? P इज प्रेशर। वैसे P से पार भी होता है, प्रेशर भी होता है, तो यहाँ उसने बता दिया कि भैया P से प्रेशर है। ओके प्यारे, फिर से वही काम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बताइए सबसे पहले किसके डायमेंशन निकालेंगे, ए के या बी के? चलो बी के निकाल लेते हैं। कैसे? बोले अरे सर देखिए b -x² है, तो दो क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उन दोनों के डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब कि b के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? x के बराबर, x² के बराबर। तो प्यारे x क्या है पता है आपको? x से y से z से डिस्टेंस डिनोट होता है, तो x के डायमेंशन l हो गए और इसका स्क्वायर l² बन गया। लो b के तो डायमेंशन आ गए। अरे भैया a के निकाल लो। a के कैसे निकालोगे भैया? a के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? जी हाँ, a के डायमेंशन
टी के बराबर नहीं होंगे। भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि दो क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब डायमेंशन सेम हो। क्या यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? क्या बीच में प्लस का या माइनस का साइन है? नहीं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो आपने कैसे कह दिया कि ये दोनों के डायमेंशन सेम होंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिर्फ तब उन क्वांटिटीज के लिए यूज होता है जिनके बीच में प्लस या माइनस हो, तभी उन दोनों क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उन दोनों के डायमेंशन सेम हो। जैसे 5 मीटर माइनस 2 मीटर, तो इसे आप तभी माइनस कर सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो, प्लस तभी कर सकते हैं जब दोनों की यूनिट सेम हो। लेकिन बेटा मल्टीप्लाई जैसे, अच्छा एक और, 5 मीटर प्लस 2 ग्राम नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। 5 2 जा 10 और m इंटू जी जो भी होगा वो कर देंगे इस तरीके से, मीटर इंटू ग्राम हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस नहीं हो सकता अगर यूनिट्स अलग। फिलहाल बहुत हो गई बात, वापस आओ। यहाँ इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं होगी, तभी होगी अगर बीच में प्लस माइनस है। ऐसी क्वांटिटी जिसके बीच में प्लस माइनस होता तो डायमेंशन इजीली निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे a और t के बीच मल्टीप्लाई है, तो फिर a के कैसे निकालें सर? a के निकालने के लिए आप क्या करेंगे प्यारे, यहाँ पर आप a का फॉर्मूला बनाएंगे, a को सब्जेक्ट बनाएंगे, a को इधर ले जाएंगे, तो a का फॉर्मूला बन गया b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन p, नीचे लाए तो ये बन गया p इंटू टी। अब a के फॉर डायमेंशन निकालेंगे इन सब के डायमेंशंस डाल के। तो चलिए b के डायमेंशन डालिए। b के डायमेंशन आए हैं l स्क्वायर और डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होंगे? l स्क्वायर। तो ये पावर के नहीं, सॉरी प्रेशर, बोले सर प्रेशर का डायमेंशन याद ही नहीं है। फॉर्मूला तो याद है, साइड में करके निकाल लो ना। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के ml/-2, एरिया के l स्क्वायर। तो ये 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी इस तरीके से। ये लीजिए डाल दीजिए ml-1 t-2 और टाइम के t, ठीक है, निकालिए। बोले अरे सर l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। सर ये तो a के डायमेंशन 0 अपॉन समथिंग सब 0 हो जाएगा। अरे प्यारे ये मत कर देना, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 0 लिखोगे का ना भैया। अरे भैया ये बताओ, ये वैल्यूज़ थोड़ी हैं, ये डायमेंशन लिखी हैं, यूनिट लिखी हैं। अगर कहीं पे 5 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर होता तो क्या ऐसा कर देते कि बोले सर 5 माइनस 2 तो 3 होता है, मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर 0। अरे क्या यूनिट्स को भी माइनस कर देते हो? मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर 0 कर देते हो का? नहीं भैया, सिर्फ वैल्यूज़ माइनस होती हैं। 5 माइनस 2 3 होगा, यूनिट तो मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर आंसर में भी मीटर स्क्वायर ही रहेगी। तो बेटा यहाँ पर भी इसकी l स्क्वायर है माइनस l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, जो आंसर आएगा उसका भी l स्क्वायर ही होगा। समझ गए? फिलहाल चलो ये आपकी नीचे क्या बनी, ml-1 और -2 + 1 -1 हो जाएगी। और अब इसे ऊपर ले जाइए, m की पावर -1, ये -1 ऊपर जाके +1 होके 3, ये क्या यहाँ t था सॉरी, और t की पावर -1 ऊपर जाके t की पावर +1। ये a के आ गए, ये b के आ गए, और अब a इंटू बी निकाल लीजिए। a इंटू बी के डायमेंशन के लिए a जो आया है सिंपल m-1 l³ t और इंटू l स्क्वायर, क्या बन गया m-1 l⁵ t की पावर 1। बात समझ पा रहे हैं? मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़े कंसेप्ट्स के साथ करते जाइए और ढेर सारा स्कोर पाइए एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके प्यारे, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है और हर बार आता रहता है। तो बेटा इसे ध्यान से समझिए। और प्यारे ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितनी भी असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये सारा आप कर लेते हैं तो गारंटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसमें से फंसेंगे ही फंसेंगे। फिलहाल चलिए, लेकिन
पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहे हैं वैन डर वाल इक्वेशन फॉर द गैस इज, ये एक इक्वेशन है। अब ये मत पूछना कि सर वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है। फिलहाल ये इक्वेशन है, ये बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है बेटा, जो आगे 11th क्लास में 12th क्लास में आप केमिस्ट्री में डिटेलिंग करेंगे। ये इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स हैं वो इन्होंने दिए ही नहीं कि P से क्या डिनोट हो रहा है, V से क्या डिनोट, R और T से। क्यों? क्योंकि पॉपुलर इक्वेशन है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको सारे सिंबल्स के मतलब मालूम हो। फिलहाल A और V के डायमेंशन पूछ रहे हैं तो उसके लिए P, V और RT पता होना चाहिए क्या है। तो जनरली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो इक्वेशन होती है इसमें P का मतलब प्रेशर होता है, ठीक है, V का मतलब वॉल्यूम होता है, और R बेटा ये कांस्टेंट होता है जिसे हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, गैस कांस्टेंट जिसके डायमेंशन हमने फर्स्ट लेक्चर में निकलवाए भी थे। और T से यहाँ टाइम नहीं होता, टेम्परेचर होता है, जिसके डायमेंशन क्या लिखते हैं टेम्परेचर के, जी हाँ के। अच्छा, टेम्परेचर के डायमेंशन मैंने के बताए थे, लेकिन कई बुक्स में कभी कभी के की जगह थीटा भी यूज़ हो जाता है। थीटा मतलब थीटा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिलहाल यहाँ पे बताइए सबसे पहले किसके डायमेंशन निकालने का मन कर रहा है, ए के या बी के। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दो चीज़ें प्लस माइनस हो रही हैं, डायमेंशन सेम होंगे। साफ साफ देखिए ये बी किससे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वी से। इसका मतलब बी के डायमेंशन सिंपली किसके बराबर होंगे, वी के। बेटा दिखने में ये क्वेश्चन बहुत ही भयंकर लग रहा है कि सर ये कैसे सॉल्व करें, लेकिन बहुत ही चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए प्यारे, यहाँ पर b के सिंपल v के बराबर हो गए, और वॉल्यूम के क्या डायमेंशन होते हैं, l क्यूब। ये लीजिए b के डायमेंशन तो आ गए सिंपली, कितनी जल्दी आ गए। बोले सर a के, तो a के डायमेंशन किसके बराबर होंगे, p के, जी नो। a के किसके बराबर होंगे, v स्क्वायर के, जी नो भैया। बोले सर ऐड जो होती हैं उसके सेम होते हैं, तो क्या p से a ऐड हो रहा है, नहीं, p से पूरा a अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो p के डायमेंशन a अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होंगे, ना कि सिर्फ a के। तो सिंपली यहाँ से a निकाल लीजिए, a के डायमेंशन पे किसके बराबर होंगे, इसे इधर ले जाइए, p इंटू वी स्क्वायर, ठीक है नहीं है। ये लीजिए दोनों के डाल दीजिए प्रेशर के। बोले सर याद नहीं, फॉर्मूला याद है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के ml(T-2) और एरिया के L स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम के तो पता है L क्यूब और उसका क्या है, स्क्वायर है। तो ये लीजिए, ये L⁻⁴ ऊपर जाके 1 और -2 कितनी हो जाएगी, -1, T-2 और L की पावर 3 2 जा 6, तो ये -1 और ये 6 कितनी हो गई, 5। तो ये आपके डायमेंशन बन गए ए के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए और बी के। अरे प्यारे बोले सर इसमें आर और टी का तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ। जी हाँ, आर और टी का ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायरेक्ट इधर ही मसले को निपटा लिया। प्यारे फिर इसके डायमेंशन के साथ साथ यूनिट भी तो पूछी हैं। प्यारे ध्यान रखा करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि कई बच्चे इतनी जल्दबाजी में बोले अरे आंसर आ गया और आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते, क्या क्या चीज़ें पूछी होती हैं नहीं पढ़ते हैं, और जब एग्ज़ाम के बाद पेपर बाहर जाके देखते हैं तो बोलते हैं अरे यार इसमें तो ये भी पूछा था। तो इसलिए दिमाग में हमेशा ध्यान रखो, एग्ज़ाम में आंसर लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन चेक कर लें कि जो पूछा था वही निकाला है या और कुछ भी पूछा है। फिलहाल वहाँ पे यूनिट्स भी पूछी हैं, तो सिंपली अगर बी की यूनिट निकालनी है तो बेटा एल की यूनिट डाल दो। लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो बी की यूनिट आ गई, यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू मीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे ही ए की यूनिट निकालनी है तो यूनिट ऑफ ए, बेटा इसमें यूनिट डाल दीजिए। मास की क्या होती है ऐसा यूनिट, केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, लेकिन पावर वही रखेंगे, इसकी पावर 5 और इसकी पावर -2। इस तरीके से सिंपली यूनिट निकाल दी जाती है, पावर सेम रख के बेस यूनिट्स लगा के। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आइए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन,
लेक्चर बेटा थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, मज़े आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन पे आइए, बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, एक इक्वेशन है जहाँ पे y क्या चीज़ है, क्या बताने की ज़रूरत है, मैं बता चुका हूँ। x y z जनरली डिस्टेंस डिनोट करते हैं। a क्या है पता नहीं, ओमेगा पता नहीं, लेकिन लिखा है t और x, t से टाइम है, x से डिस्टेंस, t से टाइम, x से डिस्टेंस। इसकी हेल्प से हमने ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा और के डायमेंशन। ये बेटा ओमेगा लिखा है, डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं, ओमेगा को घुमा के लिखते हैं। ओमेगा एक सिंबल होता है जैसे अल्फा बीटा, ऐसी के और ओमेगा के डायमेंशन निकालने। एक और लिख दे रहा हूँ कि ए के डायमेंशन भी निकालो, ठीक है। कैसे निकालें आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे, बहुत ही बेहतरीन नई चीज़ यहाँ पे पता चलने वाली है। ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे लिखा हुआ है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि बेटा साइन के ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रहा है। क्या आपको मालूम है ये जो पूरा है, ये पूरा एक तरीके की क्या चीज़ रही होगी? ऑब्वियसली ये ओमेगा टी माइनस के एक्स एक तरीके का एंगल रहा होगा। एंगल रहा होगा कि नहीं रहा होगा भाई? साइन के ब्रैकेट में साइन थीटा जो आता है, साइन 60 डिग्री, साइन 20 डिग्री, वो एंगल ही तो होता है। साइन का कोई एंगल का ही तो साइन निकालते हैं, साइन 60 साइन 20, तो ये एक तरीके का एंगल रहा होगा। साइन थीटा जैसे एक तरीके का एंगल रहा होगा। लेट से किससे डिनोट कर लें, चलो थीटा से। यानी इस पूरे के जो डायमेंशन है वो एंगल के बराबर रहे होंगे। एंगल को हम लिख दे रहे हैं क्या, थीटा लिख दे रहे हैं, थीटा, ठीक है। एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। यानी ओमेगा टी के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से के एक्स के बराबर होंगे। यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ थीटा, थीटा का मतलब एंगल। इस पूरे के बराबर होंगे और दोनों के डायमेंशन थीटा के बराबर होंगे। यानी ओमेगा टी के डायमेंशन थीटा के डायमेंशन के बराबर होंगे। ऐसे ही के एक्स के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? के एक्स के डायमेंशन भी थीटा के डायमेंशन के बराबर ही होंगे। बात समझ पा रहे हैं? लो तो फिर ओमेगा के डायमेंशन निकाल लो। कितना आसान था, देखने में कितना टिपिकल, लेकिन देखो करने में कितना आसान। ओमेगा के डायमेंशन हो गए आपके थीटा, टी नीचे आ जाएगा अपॉन टी, ठीक है, थीटा अपॉन टी। ऐसे ही के डायमेंशन किसके बराबर हो जाएंगे? थीटा अपॉन एक्स। लो दोनों के डायमेंशन डाल दो, थीटा अपॉन टी। थीटा एंगल है, एंगल के डायमेंशन, एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है। इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी यूनिट तो होती है रेडियन, पर डायमेंशन नहीं होते। तो डायमेंशन नहीं होते तो 1 लिख, या तो m0 l0 t0 लिख दो, या सिंपल 1 लिख दो, और टाइम के t। तो लो ये ऊपर जाके क्या हो गया, t माइनस 1, ये ओमेगा के डायमेंशन आ गए। ऐसे ही इसमें देखिए, थीटा डायमेंशनलेस, एंगल डायमेंशनलेस, और डिस्टेंस x एक तरीके का डिस्टेंस है, डिस्टेंस के l, तो क्या बन गए l माइनस 1। देखिए कितना सिंपल था कि दोनों के डायमेंशन ओमेगा और के निकाल लिए। अब बात आई ए के। क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन मान लें पूछा है कि ए के डायमेंशन निकालिए, तो ऑब्वियस सी बात है प्यारे, यहाँ फिर से कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर प्यारे बीच में प्लस लगा होता तो ऑब्वियसली ए के डायमेंशन किसके बराबर हो जाते? इस साइन के पूरे के या वाई के पूरे के। लेकिन बीच में मल्टीप्लाई लगा है, कुछ नहीं का मतलब मल्टीप्लाई लगा है, तो ऐसे केसेस में ए के डायमेंशन निकालने के लिए क्या बताया मैंने? जी हाँ, ए को सब्जेक्ट बनाएंगे। ए को सब्जेक्ट बनाए तो ए का फॉर्मूला हो गया y अपॉन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ए के डायमेंशन निकालने के लिए इन दोनों के डाल दो। लो y एक तरीके का डिस्टेंस है, डिस्टेंस के डायमेंशन l। और चलो जल्दी से साइन के बता दो। अरे साइन, कॉस, टेन, कोजेक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो है। रेशियो होने से कट जाता है ऊपर नीचे यूनिट। ये साइन, कॉस, टेन सब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए इसके डायमेंशन 1 लिखेंगे। तो इसके आ गए
L, यानी A के डायमेंशन Y के ही बराबर होंगे, क्योंकि नीचे तो 1 होगा, तो यहाँ पे A के डायमेंशन सीधे Y के बराबर होंगे, और A की यूनिट भी Y की यूनिट, Y डिस्टेंस है, इसकी ऐसा यूनिट मीटर, तो इसकी भी मीटर। समझ पा रहे हैं जी? ओके, अगले पे चलिए। ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये फिर अपने आप में एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखिए क्या है। अच्छा बेटा ये बता दूं, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस की असाइनमेंट हमारी गुरुकुल क्लासेस की ऐप पे अवेलेबल है, जो नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें ये क्वेश्चंस तो गिवन है ही हैं, तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ आंसर आप लिख सकते हैं, और बाकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस साथ में दे रखे हैं। फिलहाल चलिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय दिस। एक फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले में n है, d है, n1 n2 है, x1 x2 है, कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशंस ऑफ d। d के डायमेंशन आपको निकालने हैं। तो बेटा अगर d के डायमेंशन निकालने हैं तो बाकी सबके डायमेंशंस पता होने चाहिए, तभी आप d के निकाल सकते हैं। तो बाकी सबके क्या डायमेंशन होंगे, पहले हम वो लिख दें, फिर d के निकाल लेंगे। चलिए, बाकी सबके डायमेंशन के लिए पहले बताइए n खुद है क्या, n है क्या? n ये दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय, यानी n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया के पार्टिकल्स दे रखे हैं परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम। एक बार फिर से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर सिर्फ n का मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता तो सिर्फ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख देते, और फिर n की डायमेंशन क्या होती, n से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिनोट हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल 10 रहे होंगे, 20 रहे होंगे, 100 रहे होंगे, 10 लाख रहे होंगे, लेकिन कोई भी नंबर की बात करें तो उसकी यूनिट नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होते हैं। जैसे मैं पूछूं कि इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप बोलोगे 100 बोलोगे, या 100 लीटर, या 100 किलोमीटर, या 100 मीटर, नहीं, सिर्फ 100, उसकी यूनिट नहीं होगी। नंबर ऑफ सब्सटेंसेस की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की यूनिट नहीं होती, तो डायमेंशन भी नहीं होते। तो n का मतलब अगर सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता तो ये डायमेंशनलेस होता, लेकिन n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, यानी n का मतलब है एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितने पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, यानी n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, यानी एरिया नीचे आएगा, और पर यूनिट टाइम यानी टाइम भी नीचे आएगा। पर यूनिट का आपको मतलब मालूम है अपॉन। तो इसके डायमेंशन निकालने के लिए अब इन सब के डालो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो कोई डायमेंशन नहीं होते, इसके तो 1 लिख दोगे, जबकि एरिया के l स्क्वायर और टाइम के t, तो इसके डायमेंशन बन गए l - 2 t - 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही है, ध्यान रखिए कि कैसे करेंगे। ऐसे ही उसके बाद क्या है, n1 n2 क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, n1 और n2 दोनों सेम चीज़ें हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब तो खुद बता दो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नीचे क्या आएगा, अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कोई डायमेंशन नहीं, और वॉल्यूम के L3, तो इसके क्या बन गए, L - 3। ठीक है प्यारे, चलिए अब हमें d के डायमेंशन निकालने हैं। तो d के डायमेंशन कैसे निकालें, एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख दो, n = -d n2 - n1 अपॉन x2 - x1। प्यारे, क्या d के डायमेंशन n2 और n1 के बराबर होंगे? जी नहीं। क्या बीच में प्लस माइनस आ रहा है? नहीं, मल्टीप्लाई आ रहा है। ऐसे केस में पहले d का फॉर्मूला बनाइए, उसको सब्जेक्ट बना के बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये ऊपर जाएगा, माइनस भी उधर ले जाइए, -n, और ये ऊपर गया x2 - x1, और नीचे आया n2 - n1। ठीक है,
ओके एक तो बात ये कि बेटा यहाँ क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वैल्यू x मेंट टू बी x1 x2, इनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ उस क्वांटिटी का सिंबल का मतलब क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ डायमेंशन से मतलब है, वो फॉर्मूला कहाँ से आया क्या क्या है मतलब नहीं है। तो सिंपली इन सब के डायमेंशन डाल दीजिए। n के डायमेंशन आपके पास ये आ चुके हैं L-2 T-1। ओके माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ डायमेंशंस लिखने हैं, सिर्फ डायमेंशंस लिखने हैं, तो साइन वाइन कुछ नहीं आएगा। x2 क्या चीज़ है, x2 x1 आपको बताया, x से डिस्टेंस डिनोट होता है, डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा L माइनस L अपॉन N1 और N2 से क्या डिनोट हो रहा है, इसके डायमेंशन L-3 और L-3, ठीक है। अब ये L-L 0 मत कर देना, बता चुके हैं, L-2 T-1, L के माइनस L क्या हो जाएगा L, और L-3 L-3 ये लीजिए, यहाँ पावर -2 है, ये +1 हो गई, और ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगी, T-1 कितना हो गया 4 - 2 2 और T-1, ये लीजिए D जो डिफ्यूजन कांस्टेंट था उसके डायमेंशन आ गए। अब ये मत पूछना डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है, हमें सिर्फ डायमेंशंस निकालने हैं, ठीक है प्यारे। ओके प्यारे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे थे उससे भी एक अगले लेवल का क्वेश्चन है प्यारे। और हाँ ये बता दूं, शुरुआत में तो मैंने आपको बेसिक लेवल कराए थे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको क्लास 11 के एग्ज़ाम में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जेई मेन, नीट या और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये। फिलहाल देखिए यहाँ बोल रहे हैं इन द रिलेशन P = दिस, P प्रेशर है, P का फॉर्मूला दे रखा है, अरे बाप रे इतना गजब फॉर्मूला, α/β = दिस, अल्फा Z और K फलाना ढिमकाना, जहाँ पे P प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये क्या नई चीज़ आ गई, थीटा टेम्परेचर है। फिलहाल कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन से हम इसका एंड करेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही ध्यान से। यहाँ आगे करने से पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको, तभी ये सॉल्व कर पाएंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है बेटा, आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, PV = RT, जहाँ पे R गैस कांस्टेंट होता है ना, गैस कांस्टेंट होता है। ये गैस कांस्टेंट को अगर कैपिटल N एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे, जिसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होती है, तो इसे बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, जिसे स्मॉल k से डिनोट करते हैं। क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। बेटा ये सब चीज़ें हो सकता है आपको देखने में नई लग रही हो, पहली बार देख रहे हो, लेकिन 11th क्लास में जब और आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के चैप्टर पढ़ेंगे तो बेटा ये बहुत ही छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत ही यूजुअल रेगुलर फॉर्मूले हैं, जो आपको याद रटी जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा लग रहा होगा, याद कर लीजिए, बाकी के लिए बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूले हैं। फिलहाल चलिए, K का फॉर्मूला R/N होता है, तो पहले आपको R निकालना पड़ेगा। R का तो हमने निकलवाया है, नहीं याद है कोई बात नहीं, यहाँ से R निकाल लेते हैं, फिर K, फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए R हो जाएगा आपका PV/T, P से प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फोर्स अपॉन एरिया का ये डायमेंशन। वॉल्यूम, V से वॉल्यूम L3, और T से टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए K लिखते हैं। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला, mL2T-2 K-1, ठीक है। ये R के डायमेंशन आ गए, लेकिन बेटा जो R के डायमेंशन होंगे उससे K के कैसे निकालेंगे, क्योंकि बेटा R/N है,
के डायमेंशन निकालने के लिए आप आर के और एन के डायमेंशन डालेंगे। बेटा आर के डायमेंशन तो आप निकाल लिए हो, ml2 t-2 और k-1। एन के डायमेंशन क्या होंगे? एन क्योंकि बेटा सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन 1 मोल, जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डायमेंशन, नंबर की अभी बताई डायमेंशन कुछ नहीं होती हैं, 1 ही होती हैं। तो के की डायमेंशन और आर की डायमेंशन दोनों की सेम आएंगी, ml2 t-2 k-1। तो जहाँ आपने टेबल बनाई थी जिसमें डायमेंशंस लिखे थे, वहाँ पे आर के लिखे थे, आर के नीचे के वही टेबल में और ऐड कर लीजिए जहाँ आपने नोट्स बनाए हैं। फिलहाल चलिए वापस आ जाएं, के डायमेंशन ये यूज़ करने वाले हैं। चलिए प्रेशर का फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, अल्फा अपॉन बीटा ई अपॉन अल्फा जेड अपॉन के थीटा। अगर बच्चे को बीटा के डायमेंशन निकालने हैं तो प्यारे बीटा के साथ क्या कुछ प्लस या माइनस हो रहा है? नहीं हो रहा कोई प्लस माइनस हो रहा होता तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के कह देते बीटा के डायमेंशन उसके बराबर होंगे। ऐसे केसेस में बीटा का फॉर्मूला निकालेंगे हम, इसको सब्जेक्ट बना के बीटा के डायमेंशन निकालने के लिए ये हो जाएगा अल्फा अपॉन पी ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। तो बेटा बीटा के डायमेंशन निकालने के लिए हम अल्फा के और पी के डायमेंशन डाल दें तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि ई की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बेटा ई एक्सपोनेंट होता है, इसके डायमेंशन हमेशा 1 होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सपोनेंट ई जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के डायमेंशन 1 होते हैं, ऐसे ही ई के भी डायमेंशन 1 होते हैं। आप आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा एक्सपोनेंट ई के डायमेंशन 1 होते हैं। फिलहाल उसके बाद आपको बीटा के लिए अल्फा और पी की ज़रूरत है। पी तो प्रेशर है, लेकिन अल्फा क्या है वो नहीं पता। लो अब अल्फा के निकालने बैठो। अल्फा के यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से डायमेंशन निकलेंगे। कैसे? बेटा ई के खुद डायमेंशन नहीं होते तो ई की ये जो पावर है ये भी डायमेंशन लेस होगी, क्योंकि ई डायमेंशन लेस है, ये तभी डायमेंशन लेस हो सकती है जब ये पूरा अल्फा जेड अपॉन के थीटा खुद डायमेंशन लेस हो, यानी खुद इसके डायमेंशन 1 हो। समझ पा रहे हो? ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी इसके डायमेंशन 1 होना चाहिए। इसकी हेल्प से आप अल्फा के डायमेंशन निकालने वाले हो। कैसे? अल्फा के डायमेंशन किसके बराबर होंगे? अल्फा यहीं रहने दो, ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा के थीटा ऊपर हो जाएगा और जेड नीचे आ जाएगा, 1 तो हट ही गया। तो आप इन सब के डायमेंशन डाल दो तो देखो यहाँ पर के की ज़रूरत थी जो मैंने पहले निकाल लिया। के डायमेंशन ये लीजिए ml2 t-1, थीटा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के डायमेंशन के होते हैं। अरे सॉरी, t-1 के साथ k-1 भी है और टेम्परेचर के और z से क्या है? डिस्टेंस के l। बेटा ये k-1 k+1 कट गया, l से एक l कट गया, बचा mlt-1। ये अल्फा के डायमेंशन आ गए। लीजिए अब इसको यहाँ डालिए, अल्फा के डायमेंशन mlt-1, ठीक है। प्रेशर के फोर्स अपॉन एरिया ml-1 t-2, और यहाँ पर इस पूरे के अगर आप देखिए प्यारे, इस पूरे के डायमेंशन क्या होंगे? मैंने बताया डायमेंशन लेस है तो 1 होंगे। कर दी बेटा एक गलती, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? नोट कर रहे हो या सिर्फ मैं जो करता जा रहा हूँ बस वही टीपते जा रहे हो? बेटा यही देखना था। यहाँ t-2 लिखा है, यहाँ t-1 काय को लिखा? t-2 लिखो, t-2 लिखो, t-2 लिखो। चलो फिलहाल अब इसको सॉल्व कर लो, m से m कट गया, t-3 t-2 कट गया, ये l-1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा तो 1 + 1 2 l2 आ गया। ये बीटा के डायमेंशंस आ गए। देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है? एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग जगह आपको डायमेंशन निकालने पड़े, के ई की पावर के, फिर इधर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसे समझ के एक बार अपने आप करिए। फिलहाल बच्चे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की हमने बात कर रहे थे, पहली एप्लीकेशन बता दी पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन बताई किसकी?
कि हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए बहुत सारे। इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन अगले लेक्चर में बताएंगे। सारे लिंक्स नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ये करने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा इन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा, और अलग से जो मैंने असाइनमेंट्स में नीचे अपनी ऐप पर हमने दिए हैं। फिलहाल बेटा उम्मीद है मज़े आए होंगे। आज का लेक्चर बहुत लंबा था, लेकिन मेहनत करते रहिए। ये आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।